हो गए। तो देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? एक मेगा प्रोजेक्ट है। कब स्टार्ट हुआ? 1990 में। कब तक चला? 2003। 2003 में चला। अब तक हमने पढ़ा था, मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखा था कि हमारा जो ह्यूमन जीनोमिक डीएनए उसके अंदर कितने बेस पेयर है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पे। 9 बेस पेयर। इसके अप्रोक्स में हम मान के चलते थे कि 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ है। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये बोलता है कि भाई इतने बेस पेयर नहीं है ह्यूमन जीनोम में, तो सिर्फ 3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है। फिर सिक्वेंसिंग बोला कि भाई एक बेस पेयर की अगर मेरे को सिक्वेंसिंग पता करनी है कि एक बेस पेयर ए है या ए है, कैसा उसका सीक्वेंस है, उसके लिए 1 बेस पेयर इक्वल्स टू $3 मेरे को खर्च करना पड़ेगा। ऐसे करके टोटल मेरे पास खर्च कितना आ गया था? $9 बिलियन का आ गया था। अब इस डेटा को हम स्टोर कैसे करके रखेंगे? वो इन्होंने बुक पेजेस वगैरह का इशू बता दिया था कि क्या होना चाहिए। कोई भी अगर हम 330 बुक्स की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी और हर एक बुक के अंदर 1000 पेजेस होने चाहिए और हर एक पेज के ऊपर कितने लेटर्स लिखे होने चाहिए? 1000 लेटर्स लिखे होने चाहिए। इतनी बुक्स मेरे को रिक्वायर्ड होंगी इन सारी बेस पेयर्स के सीक्वेंस को रखने के लिए। फिर हमने सोचा कि भाई ये तो बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है, इसको इसमें ना रख के इससे अच्छा एक कंप्यूटेशनल डिवाइस बना ले, कंप्यूटर के जैसी डिवाइस बना ले, उसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। वहीं से मेरे पास आया क्या? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फॉर्म में हम जितनी भी बेस पेयर्स की सीक्वेंस है, जितना भी हमारा बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, वो सब हम इसके अंदर हमने स्टोर करना शुरू कर दिया। तो पहला चीज ईयर याद रखना है, मेगा प्रोजेक्ट है, क्या क्या यूज हुआ, कितना बेस पेयर का खर्च है, वो याद रखना है। इनका गोल क्या था एचजीपी का? इनका सबसे पहला गोल ये था कि पूरे ह्यूमन डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स है उन जीन्स की लोकेशन हम पता कर ले। कितने जीन्स है? 20,000 से 25,000। और फिर इन्होंने बोला कि भाई ये 3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, मतलब 3 बिलियन जो बेस पेयर है ना, इन सारे के सारे बेस पेयर की सीक्वेंस भी हमें पता चल जाए। ये हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सोच रहे थे। फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लें। ऐसे ऐसे हम टूल्स बना ले जिस टूल्स की हेल्प से मैं जो डेटा इकट्ठा करूंगी इस डेटा को इजिली एनालाइज कर पाऊं। इस डेटा के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मैं इजिली निकाल पाऊं। ऐसे टूल्स भी हम यही के अंदर बनाएंगे। फिर इसके अंदर जितने भी हमें एक डेटा को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितनी भी ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर, वो सब एचटीपी के अंदर ही आएंगी। जितने भी हमारे सोशल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज आते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट को करते टाइम जितने इश्यूज आएंगे उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम इसी के अंदर डील करेंगे। मतलब इनका गोल ये था, जैसे हमारा ड्रॉप बैच स्टार्ट करने का गोल क्या है कि सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़े, बच्चों को एक कॉन्टिन्यूटी बना रहे, बच्चों को एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलता रहे, ये हमारे गोल्स हैं। फिर यही इन्होंने पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने अपने गोल्स बना लिए थे। ठीक है, अब आता है क्यों ये राधिका। मैम एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? क्या बेटा? मैम एथिकल एथिकल इश्यूज इश्यूज क्या मतलब होते हमारी हैं? एथिकल वैल्यूज का जो इश्यूज आता है, किसी की एथिकल का हिंदी में क्या बोलेंगे? एथिक्स। एथिक्स समझ तो क्या होता है? एथिक्स मतलब किसी का कोई पर्सनल इश्यूज, किसी को नहीं। पर्सनली, किसी को जब हम कोई पॉइंट आउट करते हैं चीजें कि उसके एथिक्स को हम टारगेट कर रहे हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है जितनी बायोलॉजी एरिया की इंफॉर्मेशन है ना, उसको एक प्रॉपर टूल्स के अंदर, एक प्रॉपर कंप्यूटेशनल डिवाइस में जब हम स्टोर करते हैं उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। कंप्यूटेशनल डिवाइसेस के अंदर बायोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट होता, 2003 में फिनिश हुआ था, तो 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। किसने कोऑर्डिनेट किया था इसको? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसको कोऑर्डिनेट किया था, एंड साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको, एंड इसके साथ साथ इनको और भी अलग अलग कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया था, जैसे कि हमारा जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन सब ने इसको कंट्रीब्यूट किया था। जो प्रोजेक्ट था वो फिनिश कब हुआ था? 2003 में फिनिश हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं कि टोटल कितने जीन्स की लोकेशन, कितने जीन्स को हम आइडेंटिफाई टेक्निक के अंदर करना चाहते थे, कितने ईयर का प्रोजेक्ट था और किसके थ्रू कोऑर्डिनेटेड था। 3 क्वेश्चन इस पूरे पेज से बनता है। तो जब आप अपने स्टिकी नोट बनाओगे ना उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिख लेना, ताकि इससे पहले वाले प्रोसेस आप इजिली पढ़ो और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्टिकी नोट्स वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। बिकॉज बच्चों को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पॉइंट लगता है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद वाले लगता है। लगता है नहीं लगता है?
कुछ समझ नहीं आता इसमें का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हाँ, आप हाँ। लोगों को क्या करना है ना, जितना जितना हाईलाइट करा के मैं लिखवाऊंगी उसको लिखना है। मैम ये बोर्ड पे भी आया था, हाँ बेटा ये आता है, लेकिन नीट के अंदर इसमें सिलेक्टेड से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। अब हमने देख लिया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर एक ये भी था कि भाई हम ह्यूमंस मॉडल पे भी काम करेंगे और साथ ही साथ नॉन ह्यूमन मॉडल्स पे भी काम करेंगे, कि हम लोग डीएनए सीक्वेंस ह्यूमंस का भी पता लगाएंगे और नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का भी पता लगाएंगे। वो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, ईस्ट, हमारा नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, या फिर हमारा फ्रूट फ्लाई, या फिर राइस एंड एरेपीडोपिस, इनके बारे में सिर्फ एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन अब तक नहीं आया है इसमें से एक भी। क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है कि एचजीबी का क्या फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के जीन सीक्वेंस को पता करना था, नहीं, उसके अलावा नॉन ह्यूमन प्रोजेक्ट्स पे भी वो वर्क कर रहे थे, नॉन ह्यूमंस की भी जो सीक्वेंस है उसको भी वो पता कर रहे थे। अब इसके अंदर इन्होंने क्या क्या मेथड्स अप्लाई करे। पहला हमने ये पढ़ा कि भाई एचजीपी क्या है, कितने ईयर का प्रोजेक्ट था, किसने उसको कोऑर्डिनेट किया। फिर हमने पढ़ा कि एचजीपी के मेजर गोल्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे एचजीपी को किया कैसे किया गया। मेथोडोलॉजीज में वही आएगा ना कि इन्होंने कौन से मेथड्स अप्लाई किए। Yes. सार्थक एनी डाउट? मैम अगर पेपर में ये पूछ लिया कि नॉन ह्यूमन जीनोम मॉडल वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें से पहले कौन सा नॉन ह्यूमन मॉडल था जिस पे रिसर्च नहीं। किया गया था? नहीं आता है, सबसे पहला ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है हमारी एनसीईआरटी ने। एग्जाम्पल दे रखा है कि बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, निमेटोड हो गए, ड्रोसोफिला हो गए, हमारे प्लांट्स हो गए जैसे कि राइस प्लांट एंड अरेबिडोपिस, इन सब की सीक्वेंसिंग को भी इन्होंने पता लगाया था। सिर्फ क्वेश्चन नहीं आया है पर इसमें से। ओके मैम। अब आता है मेथोडोलॉजीज कि इन्होंने कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए। तो इनका जो, बिकॉज इनको क्या करना है, देखो सिंपल सा चीज है, एचजीबी का काम ये है कि भाई मेरे पास ये जो 2.2 मीटर का डीएनए है ना, इस 2.2 मीटर के डीएनए में किस जगह पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, एएजी है, एएटीजी है, कितने एए है, कितने टीटी है, कितने जीन है, क्या क्या है, वो पता करना है सिर्फ आपको, है ना। अब इतना बड़ा डीएनए पूरे के पूरे को एक साथ सीक्वेंस करना तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना पॉसिबल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाए एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बनाए। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या थे? वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स। मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या कर लिया कि भाई 2.2 मीटर का डीएनए जरूर है, लेकिन इतना नहीं है कि 2.2 मीटर का पूरा डीएनए ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से वो आरएनए सीक्वेंस निकाल ली जो कि जीन की फॉर्म में है, मतलब जो किसी चीज को कोड करेंगे, ऐसे समझ लो। मेजर फोकस तो वही है ना, बाकी बिकॉज हम लोगों ने ट्रांसलेशन में पढ़ा, बहुत सारा रीजन यूटीआर की फॉर्म में होता है यूटीआर की फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट छोटा होता है, बहुत सारी सीक्वेंस इंट्रॉन्स की फॉर्म में हम बाद में प्रोसेसिंग में रिमूव करा देते हैं, लेकिन इस 2.2 मीटर के डीएनए के अंदर तो इंट्रॉन, अनट्रांसलेटेड रीजन, इतने सारे रीजन है। तो हमने सबसे पहले कर लिया कि भाई पहला मेथड हम ये ले लेते हैं कि उन सारी सीक्वेंसेस को जो सीक्वेंसेस एक जीन की फॉर्म में है, सिर्फ उनको स्टडी कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हमने बोल दिया ईएसटीज, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब पूरे डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं उनको टैगिंग कर दो। टैगिंग मतलब आइडेंटिफाई कर दो। एक्सप्रेस जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, सीक्वेंस डीएनए के वो सीक्वेंस, उनको टैग कर दो। पहला समझ में आया? मैम इन्होंने आरएनए की बात क्यों कही, आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए? क्योंकि आरएनए से ही, आरएनए की फॉर्म में ही तो जीन प्रेजेंट होता है। डीएनए बोल लो, डीएनए या फिर एमआरएनए, डीएनए बोल लो एमआरएनए, बिकॉज पूरे के पूरे डीएनए का एमआरएनए कन्वर्ट होता है, पूरे के पूरे डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं हम, और उस एमआरएनए के अंदर ही हमारा क्या होता है, एमआरएनए इज आल्सो एन स्ट्रक्चरल जीन। तो इसीलिए उन्होंने इसको बोला है कि आइडेंटिफाई ऑल द जीन, उन सारे जीन्स को जो अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, सिर्फ उनको ले लो। पहला याद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड लिया, तो पहला मेथड था हमारा ईएसटी, सेकंड मेथड था हमारा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में इन्होंने ब्लाइंड अप्रोच यूज किया। ब्लाइंड अप्रोच में क्या किया, द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम। पूरे जीनोम के जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है उसके सीक्वेंस को सिंपली इन्होंने एक अप्रोच लगाया कि दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कि पूरे डीएनए में आप ये चीज असाइन कर दो कि ये वाला जो पार्ट है कोड करेगा,
ये वाला जो पार्ट है कोड नहीं करेगा, ये वाला पार्ट है जो कोड करेगा। सीक्वेंस एनोटेशन हम इसको बोलते हैं। अब जो पार्ट कोड करता है मेरे लिए मेजरली इंपॉर्टेंट तो वही है ना, Yes. इंपॉर्टेंट वही है ना मेरे लिए। जो तो पहला चीज हम सारे के सारे डीएनए के वो सीक्वेंस ले ले जो जीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। सेकंड, डीएनए का सारा कोडिंग वाला पार्ट को और नॉन कोडिंग वाले पार्ट के अंदर सीक्वेंसिंग कर दे। दोनों मेथोडोलॉजी समझ में आया? मैम Yes, कोडिंग और ma'am. नॉन कोडिंग में सीक्वेंसिंग कैसे करा, मतलब मतलब पूरा डीएनए में से वो पार्ट ले लो जो अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जो कोडिंग पार्ट है। नॉन कोडिंग वाला जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा वो। ठीक है, तो कोडिंग नॉन कोडिंग को हाईलाइट कर दो आप, फिर ताकि मैं जब सबसे पहले सीक्वेंसिंग को पता लगाऊं तो सबसे पहले मैं कोडिंग सीक्वेंस पे ही वर्क करूं। इन्होंने कर दिया। फिर इसके बाद जो मेरे पास डीएनए आया, उस डीएनए को मैंने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करा दिया। डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करा दिया। अब उस फ्रेगमेंट को मैंने एम्पलीफाई कराना शुरू करा, डीएनए के हर छोटे से फ्रेगमेंट को। बिकॉज लेट्स सपोज ये छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट है, मैंने इसको एम्पलीफाई करा के इतना बड़ा करा लिया, तभी तो मैं इसके अंदर इसको स्टडी कर पाऊंगी ना कि इसके अंदर किस किस टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो किस चीज को कोड कर रहे हैं, कौन सा अमीनो एसिड कोड करेंगे, सारी चीज स्टडी कर पाऊंगी जब मैं इसको मैग्नीफाई करूंगी। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम पीसीआर पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऐसे यहाँ पे पूरा डीएनए लिया, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, उसको एम्पलीफाई करा। एम्पलीफाई कराने के लिए मैंने दो वेक्टर्स यूज किए, BAC एंड YAC। ये सिंपली याद रखना, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सिंपल। अब तक सिर्फ क्या चीजें याद रखनी है, पहला आप लोगों को याद रखना है क्या, EST, सेकेंड सीक्वेंस एनोटेशन, BAC एंड YAC। ये चीजें याद रखनी, याद रहेंगी? यस। चलो इतना याद हो जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड। एक और इम्पोर्टेंट, ये वाली लाइन हाईलाइट करो। हमारा ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट 2003 में फिनिश हो गया था, लेकिन हमारे पास जो yes. क्रोमोसोम नंबर 1 था ना, उस क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंस को पूरा करने में मेरे को कितना टाइम लग गया था, 2006 तक ये जाके फिनिश हुआ था। मतलब 3 साल एक्स्ट्रा लगे थे इसकी सीक्वेंस को पता लगाने के। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। मतलब सारे क्रोमोसोम हमने पता कर लिए थे, सारे क्रोमोसोम पता कर लिए थे, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 रह गया था। 22 ऑटोसोम एंड एक एक्स एंड एक वाई फॉर्म। अब इसमें से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है वो भी आपको बताती हूँ। क्रोमोसोम होता है सबसे वाई को स्मॉलेस्ट, कहते हैं फ्यूएस्ट, वाई सबसे स्मॉलेस्ट वाई। एग्जैक्टली। अभी सेलिंग फीचर्स पढ़ो। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करा दिया, मेथोडोलॉजीज लगा दिया, EST लगा दिया, सीक्वेंस एनोटेशन लगा दिया, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करा दिया, BAC YAC की हेल्प से एम्पलीफाई करके सीक्वेंसिंग को पढ़ लिया। अब सीक्वेंसिंग को पढ़ने के बाद मेरे को ये पता चलता है कि पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम है ना, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस हैं। हमने पढ़ा था 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन ये सीक्वेंस तो क्या है, अप्रोक्स 3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है, अप्रोक्स हाफ है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला। फिर इसमें हमारा टारगेट क्या था, 20,000 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई करना। Yes, ma'am. यस 20,000 से 25,000 जीन को, लेकिन एवरेज जीन हम कितने पता कर पाए थे? द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3,000 बेसिस। मतलब जितने जीन हमने पता करे ना, ये पता लगा कि जो एक जीन है उसके अंदर कितने बेसिस हैं। मतलब ए ऐसे करके टी ऐसे करके टोटल 3,000 से बना हुआ है। लेकिन साइज जीन टू जीन वेरी कर रहा है। सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सा था? डिस्ट्रोफिन। कितने बेसिस थे उसके अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। 2.4 मिलियन बेसिस इसके अंदर प्रेजेंट थे। हमने जीन्स देखे और हमें पता चला कि भाई हर एक जीन है ना अप्रोक्स 3,000 है। किसी के अंदर 25,000 हो जाएगा, किसी के अंदर 3,500 हो जाएगा। मतलब 2,500 या 3,500, मेजरली 3,000 तक है। लेकिन एक जीन ऐसा था जिसके अंदर सबसे ज्यादा थे 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन मतलब 24 लाख ना, 24 लाख बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड। टारगेट कितना था जीन को पता करना? 20 से 25। कितने जीन्स एस्टिमेट करे गए? 30,000। मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेटेड ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन। मतलब ये माना गया था कि भाई
एक ह्यूमन जीन के अंदर अराउंड 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स हो सकता है, लेकिन कितने एस्टिमेट किए गए, कितने पता लगाए गए? सिर्फ 30,000। और ये पता लगाया गया कि दो ह्यूमंस जो होते हैं ना, दोनों ह्यूमंस के बीच में, या किसी भी ह्यूमंस ले लो, हर एक ह्यूमंस के बीच में जो डीएनए होता है वो 99.9% सेम होता है। सेम होता है। और हम सब मतलब मैं अलग दिखती हूँ, राधिका अलग दिखती है, ईशिका अलग, गुंजन अलग, हम सब के अंदर वेरिएशन किसकी वजह से है? 0.1% की वजह से। कितना? 0.1। 0.1%। 0.1% एग्जैक्टली। आ गया हो। फिर आता है फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवरऑल 50%। भाई इन्होंने बोल दिया, एस्टिमेट तो कर दिया कि 30,000 जीन्स है, लेकिन उन 30,000 में से 50% मतलब 15,000 जीन्स तो ऐसे थे जो डिस्कवर ही नहीं थे, जिनका कोई फंक्शन नहीं पता था। पता लगा दिया कि हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता, हमको अननोन है हमारे लिए। और फिर हमने पता लगाया कि पूरा जो डीएनए है, पूरे डीएनए में से लेस देन 2%, लेस देन 2% ही ऐसा डीएनए है जो प्रोटीन को कोड करता है, बाकी सारा यूजलेस है। लेस देन 2% ही डीएनए ऐसा है जो किसी चीज को कोड करता है, नहीं तो बाकी और किसी को नहीं करता। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लॉन्ग पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, मतलब पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर रिपीटेड सीक्वेंस बहुत सारी है कि ए हो गए 10,000 तक, ट्रिपल टी हो गए 10,000 तक, ए मतलब ए मान लो, ए जी ऐसे करके बहुत थाउजेंड तक है। ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज्यादा है ह्यूमन जीनोम के अंदर, ये भी हमें पता चला। फिर पता चलता है कि रिपीटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, मतलब ये डीएनए सीक्वेंस ही बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। कितने टाइम स्ट्रेच हो रहे हैं? 100 से 1000 टाइम्स तक। एंड दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। और ये माना गया कि भाई इतना ज्यादा रिपीटेशन इनके अंदर है, तो इसका मतलब तो फिर रिपीटेड ही अमाइनो एसिड कोड होंगे, रिपीटेड अमाइनो एसिड से सेम ही टाइप का प्रोटीन बनेगा फिर उनसे, तो इसका मतलब उनका तो कोई फंक्शन होगा ही नहीं होगा कोडिंग के अंदर। बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, लेकिन ये रिपीटेड सीक्वेंस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने में, उस क्रोमोसोम का डायनेमिक्स, क्रोमोसोम के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, इस चीज को जरूर कंट्रोल करके रखा है। 7 के 7 पॉइंट समझ में आए? ये एकदम सा पोर्शन है जो डायरेक्टली आप लोगों को डेटा याद रखना है इसमें, ठीक है। फिर क्रोमोसोम नंबर 1 में बोला, क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर 2968 जीन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कितने जीन है। और क्रोमोसोम नंबर वाई के पास सबसे कम जीन है 231, बिकॉज हमने अप्रोक्स कितने बताए थे? 3000 ना, 3000, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 हैज द मोस्ट जीन्स, कितना? 2968, बट वाई के अंदर 231 बेस पेयर है। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन, 1.4 मिलियन लोकेशन पूरे डीएनए के अंदर ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बेस का डिफरेंस है। लेट्स सपोज एक सीक्वेंस ये है, सॉरी, कि किसी ह्यूमन के अंदर ये है और किसी ह्यूमन के अंदर है, मतलब 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाइट्रोजनस, एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है ना, सिर्फ ऐसी सीक्वेंस है। इन सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्निप्स, SNIPS, स्निप्स, ठीक है। डन। 9 के 9 पॉइंट सबको यस आ गया। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन वाला इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से आता है इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड में माइक्रो सैटेलाइट और मिनो सैटेलाइट वाला भी था एक टॉपिक, और बता देती। ये वाला, यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट दिया हुआ है, मैक्रो सैटेलाइट नहीं दिया हुआ है। इसको लिखवाई दो डायरेक्ट में आप लोगों को। अच्छा नोट्स बताओ, ये वाले टॉपिक के नोट्स बना रखे हैं क्या आप लोगों ने? यस यस मैम। बना ही रखे। यस मैम। देखो चलो,
सिंपली बता देती हूँ पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। अब अगेन, अब आप लोगों को कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने हैं, आप लोगों से कोई बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन इतना बड़े वाला सॉल्व नहीं कराएगा कि आप लोगों को बड़ी सी डायग्राम बना के दे देगा, उसमें से आपको बताएगा कि ये स्टूडेंट का, ये कोई बच्चा है, इसका पैटर्नल, इसका रियल फादर कौन है, इसके फेक फादर कौन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए करते हैं, फोरेंसिक के अंदर करते हैं, क्रिमिनल का पता लगाने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं जनरली। किसने दिया था टेक्निक, किसने दिया था? एलेक जेफरे साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने बोला कि भाई जो डीएनए है ना, डीएनए के अंदर दो पार्ट्स है। एक वो पार्ट जो हम सबके अंदर सेम है 99.9%, एक वो पार्ट जो हम सबके अंदर वेरी करता है। ये जो 99.9% वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बल्क डीएनए। 1% है, दिस इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। तो अगर मेरे को किसी दो इंडिविजुअल को पता करना है कि भाई इनके अंदर कोई ब्लड रिलेशन है या नहीं है, तो उस ब्लड रिलेशन को चेक करने के लिए मैं ये 0.1% डीएनए पे टारगेट करूंगी ना। और ये 0.1% के अंदर भी जनरली रिपीटेटिव सीक्वेंस पाई जाती है। तो हम इन सीक्वेंस को पता करते हैं कि सपोज ए जी सीक्वेंस है, तो ए जी सीक्वेंस अगर उसके बेटे के अंदर 30 टाइम्स रिपीट हो रही होंगी, तो उसके फादर के अंदर भी 30 टाइम्स ही रिपीट हो रही होंगी। इस बेसिस पे हम पता लगाते हैं। अब हम लोग सैटेलाइट डीएनए को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बोला हमने मिनी सैटेलाइट, एंड एक हो गया माइक्रो सैटेलाइट। एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि ये मैंने सैटेलाइट डीएनए को मिनी और माइक्रो में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ विच, किसके बेसिस पे मैंने इसको डिवाइड किया? एनीवन नोस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले रेशियो ऑफ एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन चारों का रेशियो चेक कर लिया, किसके अंदर रेशियो ज्यादा है, किसके अंदर रेशियो कम है। इन सीक्वेंसेस की लेंथ के बेसिस पे कि इनकी लेंथ क्या है। फिर इनके अंदर नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, कितनी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं? 3, रेशियो ऑफ एटीजीसी, लेंथ, या फिर नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। अगर मैं मिनी सैटेलाइट को देखती हूँ, मिनी सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज वीएनटीआर। वीएनटीआर मतलब फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाता है इसकी, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स। इन वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के अंदर कितने बेस पे प्रेजेंट होता है? 0.1 से लेके 20 बेस पे। और माइक्रो सैटेलाइट के अंदर, माइक्रो सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज एसटीआर। व्हाट इज एसटीआर? शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। इसके अंदर कितने बेस पेयर होंगे? शॉर्ट है ऑब्वियसली, 1 से 6 बेस पेयर, 1 से 6 बेस पेयर्स ही इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लिख लो इसको पार्ट को जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीएनटीआर ही होता है बच्चों, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट होता है। सिर्फ जो क्लोज रिलेटेड, जिनका ब्लड रिलेशन होगा ना, उन्हीं के वीएनटीआर मैच करेंगे। तो अगर हमको पैटर्निटी टेस्ट करना है तो हम वीएनटीआर को चेक कर लेंगे बस, किसका वीएनटीआर मैच कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। हो जाए तो बताना। मैम मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। तो मैम मैं पता है यूनिट वाइज मतलब सिंगल पेज नोट्स बना रही हूँ A3 शीट पे। तो मैम मैं उसमें इम्पोर्टेंट चीजें डालूं या मतलब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है सारा, तो क्योंकि वो लिखूंगी डेटा वो आएगा नहीं।
सारा तो नहीं लिखना है, सिर्फ डेटा याद रखना है। जैसे इस चैप्टर में हम प्रोसेस लिखने लगे तो ऑब्वियसली बात है एक पेज पे तो नहीं आएगा। सिर्फ डेटा लिखो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, कौन से ईयर में किया था, फिर उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किस ईयर में किया गया, कौन से साइंटिस्ट ने किया, हार्शियन चेज ने क्या यूज किया था, कौन से ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था, ये लिखो। फिर उसके बाद हमारा न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया वो लिखो, और हमारा रेप्लिकेशन के अंदर कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है वो लिख लो, ऊपर जाके फ्रेगमेंट किससे ज्वाइन कराता है वो लिख लो। सिर्फ डेटा लिखो, वो डेटा जो हमें याद रखना पड़ता है। चलो, ठीक है। क्या मैं हाँ जी, एक बार मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में हम दोबारा बता दीजिए। मिनी सैटेलाइट का मतलब ये होता है बेटा जिसके अंदर हमारा डीएनए की कितनी सीक्वेंसेस 0.1 से लेके 20 बेस पेयर्स रिपीट होता है। 20 बेस पेयर्स रिपीट, एसटीआर में 1 से 6 टाइम्स बेस पेयर्स रिपीट होता है, बस रिपीटिशन है ये। हर 20 के बाद रिपीट हो रहे हैं, 20 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस। मतलब हम अगर हम नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पे कम रिपीटिशन हो रहा है वो मिनी सैटेलाइट, और जहाँ ज्यादा हो रहा था वो माइक्रो। हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा कहाँ हो रहा है? कम, माइक्रो में कम है देखो। सॉरी, माइक्रो में कम। मिनी सैटेलाइट में ज्यादा है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 3 × 10⁶ बेस पे रिपीटेटिव डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, किसका रेशियो चेक करते हैं, एटी एंड जीसी का रेशियो, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। सैटेलाइट डीएनए को माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में डिवाइड कर दिया। ये सीक्वेंस नॉर्मली किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती, बट एक लार्ज पोर्शन ये बना के रखती है जीनोम का, और यही हमारे पास हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुत सारा रिपीटेशन दिखाती है। एंड ये रिपीटेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता है। हर डीएनए की हर टिश्यू के अंदर मतलब सेल की बॉडी की हर टिश्यू के अंदर डीएनए पाया जाता है। हमारे ब्लड में, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन्स, साइवा, स्पर्म, हर किसी के अंदर, उसी के अंदर जनरली सेम हर बॉडी की हर टिश्यू के अंदर सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा टूल है फोरेंसिक एप्लीकेशन के लिए हमारे पास। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आप लोगों को पता ही चल गया क्या होता है। एक बार जरा टेक्निक देख लो कि मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराऊंगी कैसे। सबसे पहला प्रोसेस हम करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे किसी सेल के अंदर से। यस। तो पहला प्रोसेस डीएनए आइसोलेट करेंगे। सेकंड, डीएनए आइसोलेट करने के बाद डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कराएंगे, यस मैम। फ्रेगमेंटेशन करेंगे डीएनए का। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस फ्रेगमेंट। अगर मेरे पास डीएनए अच्छे अमाउंट में मिल रहा है तब मैं फ्रेगमेंटेशन करूंगी। लेट सपोज मेरे को सैंपल किसी भी स्पोर्ट से बहुत कम अमाउंट में सैंपल मिला है जिसपे मैं स्टडी नहीं करती सकती, तो मैं सैंपल का एम्प्लीफिकेशन करा सकती हूँ यस। हाँ मैम। बाय द मेथड ऑफ पीसीआर। व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से मैं उसको एम्पलीफाई करा सकती हूँ। ठीक है, फिर डीएनए को फ्रेगमेंट्स में अगर हमने कट कर दिया तो मेरे को उसके बाद उस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। हाँ जेल मैम। इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर वहां से उसको इल्यूशन करके बाहर निकाल लेते हैं। बायोटेक में हम ये पढ़ते हैं पूरा का पूरा, इल्यूट आउट कर लेते हैं। फिर वो मेरे पास जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को यूवी रेडिएशंस में देख सकते हैं। यस। हाँ यस। मैम। इथियम ब्रोमाइड। ये कैसे यूवी रेडिएशन से देखते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड जेल यूज करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड, और इथीडियम ब्रोमाइड डाई, और जेल कौन सी? जेल यूज करते हैं। ऐसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर देख सकते हैं। अब मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर देख लिया, तो जो मेरा डीएनए है, अब मैं उस डीएनए को एक शीट पे ट्रांसफर करती हूँ। जिस शीट को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो सेलुलोज
या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन से वो शीट बनी होती है। जैसे इम्प्रेशंस लेते हैं ना किसी चीज के, प्रिंट्स लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये हैंड पे मैंने कुछ यहाँ पे डिजाइन बनाया, तो मेरा दूसरा हैंड है, मैं दोनों को इनको ऐसे क्लोज रखूंगी, इंप्रेशन आ जाएंगे, तो जो यहाँ पे है वही मेरा दूसरे हैंड पे भी छप जाएगा, नहीं छप जाएगा? Yes. इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोटिंग करना। एंड यहाँ पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी ब्लोटिंग कराते हैं? साउदर्न ब्लोटिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं साउदर्न ब्लोटिंग। अब मैंने ब्लोटिंग कर लिया, फिर उसके बाद मैं क्या बनवाऊंगी? डीएनए प्रोब्स बनवाऊंगी, और डीएनए प्रोब्स को लेके ऐड कर देंगे। डीएनए प्रोब्स को ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। और फिर उसके बाद मैं डीएनए को विजुअलाइज कैसे करूंगी? कौन सी रेज से? एक्सरे। एक्सरे यूज करके मैं चेक कर लूंगी कि किसके वीएनटीआर मैच कर रहे हैं। अब मैम ये जो डीएनए प्रोब्स है मैम हम कैसे बनाते हैं? डीएनए प्रोब्स को कैसे बनाता है? डीएनए जो हमारे पास जिस सीक्वेंस को हमें पता करना है ना, उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए की छोटी सी सीक्वेंस बना लेते हैं, या डीएनए की सीक्वेंस बना लेते हैं, उसको रेडियो लेबल्ड कर देते हैं। क्योंकि रेडियो लेबल्ड उसको करेंगे, फिर ऊपर से एक्सरेज डालेंगे तो अलग ही ग्लो करके दिखाई देगा हमको, अलग ही उसके अंदर से रेडिएशन रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। इनको मतलब प्रोब्स जो होता है, प्रोब्स का मतलब होता है डीएनए की छोटी सी सेगमेंट जिसको हमने रेडियो लेबल्ड बना दिया। रेडियो लेबल्ड डीएनए सेगमेंट्स हम इनको बोल देते हैं। मैम ये वाला लेक्चर आप अपलोड आज करोगे क्या? क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझ पे हो रही है अब। बताओ यहाँ तक समझ में आया ना सबको बच्चों को? मैम साउथर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है वो क्या होती है? फिश मैम हम आज अब टेस्ट का सिलेबस भेजेंगे। आज टेस्ट का सिलेबस, संडे वाले टेस्ट का तो मैं भेज चुकी हूँ सिलेबस। ओके। जल्दी से देखो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी का? भाई थोड़ा सा बोला करो, एक तो बच्चे इतने कम आए हैं अभी। अच्छा मेरे को एक और चीज आप लोगों से कंफर्म करनी है, आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से कर रहे हो ना? लाइक ऐसा तो नहीं ना कि बायो क्लासेस तो चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइड भी ऐसी हो रखी है? कर रहे हो ना? मैंने आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी सारे लेक्चर्स अपडेट कर दिए थे आज यूट्यूब से, उनके और अकाउंट। मैम खुशबू मैम ने भी मतलब भेज दिया, अपनी क्लास के भी लिंक भेज दिया, उन्होंने बोला है कि पूरी क्लास ज्वाइन कर लिया करो। लेकिन उसमें फिर कॉन्टिन्यूटी नहीं बनेगा ना इशिका, और वहां पे ना ये इशू आएगा कि हाँ वहां मैम पे मैं तो मैम पुरानी उन बच्चों के वीडियोस ही साथ, देख रही हूँ। हाँ मैम उन बच्चों के साथ पढ़ाएंगे आपको जो बच्चों को बेसिक से पढ़ाने की जरूरत है। नहीं, आप लोगों को बेसिक से जरूरत नहीं है ना। जैसे सपोज मैं यही टॉपिक 12th में जो अभी बच्चे हैं उनको पढ़ा रही थी, तो मेरे को इसी टॉपिक में एटलीस्ट 2 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता होगा एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आगे क्या होता है, क्यू यूवी रेडिएशन इल्यूजन क्या होता है, लेकिन आप लोगों को पता है ये सारी चीजें। मैम क्योंकि हमने इसलिए आप बायोटेक लोगों में के साथ, पढ़ी थी। क्योंकि आप लोगों ने बायोटेक थोड़ी थोड़ी तो आती है सबको, याद नहीं होगी बट आती है। तो ये डिफरेंस रहता है कि ड्रॉप अप बच्चों को ना ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल भी वन शॉट्स में भी नहीं जाना चाहिए
कि बिल्कुल वन शॉट्स में लगे हुए हो। मैम विल यू ऑल्सो टेक टुमारो क्लास एट 6:30 PM? कल बोलोगे तो क्लास रख लेंगे, आपकी चॉइस है। नो मैम, नो मैम। मैम सुबह नो मैम मैम कल काम करना है।